बहुत सारे तो समझ नहीं पाते कि हमारी कोई सभ्यता भी है। मतलब ये यकीनी नहीं है कि हम सभ्य लोग हैं, यानी सभ्यता वाले लोग हैं। अरे हमारी तो सभ्यता है, हम ही तो सभ्य हैं, बाकी तो असभ्य हैं। असभ्य और सभ्य में क्या अंतर है? जिसके पास सभ्यता है वो सभ्य है, और जिसके पास सभ्यता नहीं है वो असभ्य है। सभ्यता का मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत शालीन हैं, नियम मानने वाले हैं, चम्मच से उठा के सूप पीते हैं, आपने टेबल पे प्लेट रखी और रुमाल अपने ऊपर रखा और फिर एक हाथ में फोक लिया और एक हाथ में चम्मच ली और आप आमलेट को काट काट के खा रहे हैं तो आप सभ्य हो गए। और जो उंगली से उठा अमन संग समणों का बहुत दिनों बाद अपने काम की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ समन संग। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है, दिशा है, समणों को याद दिलाना कि आप समण हो। ये लक्ष्य है। और ये जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, कोई छोटा मोटा उद्देश्य नहीं है। ये आप ऐसे समझ लो जैसे एसआईआर हो रहा है, पहचान हो रही है, ये एसआईआर है। अब एसआईआर में तो लाखों कर्मचारी सरकार के पास हैं, वो 1 महीने में कर ले, 2 महीने में कर ले, जबरदस्ती कर ले, ऑर्डर पास करके कर ले। उनके पास संसाधन हैं, लोग हैं, तनख्वाह देते हैं, पैसा बेशक सरकारी है। पर समन संघ के पास तो अभी बड़ा मामला खराब है। तो समन संघ अपना शैशव काल में है, पैदा हो रहा है, आम की गुठली से बाहर निकल के 4 पत्ते आए हैं। मुझे बचपन में एक घटना याद है। हम छोटे थे तो पपैया बनाया करते थे आम की गुठली का घिस के, और वो बोलता था, पी पी करता था। तो आम खाते थे लोग, फेंक देते थे जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में वो पपैया बन जाते थे जुलाई के आखिर में जाके। तो पपैया कहीं से मिल गया, छोटे छोटे बच्चे थे, सारे मोहल्ले के इकट्ठे हो गए। तो बोले पपैया को गाड़ दो भाई, पपैया को गाड़ दो, इसमें आम निकलेंगे, ये पेड़ बनेगा, इस पे आम निकलेंगे तो बहुत सारे आम आएंगे, तो आम भी मिलेंगे और गुठली भी मिलेंगी। तो सारे बच्चे बड़े खुश हुए, गड्ढा खोदा, पपैया जो था वो आया, वो गाड़ दिया, पानी वानी लगाया, बारिश के दिनों में मिट्टी उट्टी चीज जमाई, और सब अपना खुश होते हुए नाचते गाते हुए चले गए। और अगले अगले दिन आके देखा तो उसे कोई उखाड़ के ले गया। हमारे तो बचपन के जो हालात हैं वो भी बड़े खराब हैं कि इधर पेड़ लगाते हैं और उधर कोई उखाड़ के ले जाता है, आम आने ही नहीं देते। तो पर मेहनत जारी है, बराबर है, कभी तो आम आएगा, कभी तो पेड़ फलेगा फूलेगा। कुछ कटीले तार लगा देंगे, कुछ सुरक्षा करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, पेड़ तो आम तो खाने ही है। तो ये जो उद्देश्य है हमारा, ये उद्देश्य है बहुत कठोर तपस्या के बाद, बहुत ज्यादा परेशानी उठाने के बाद, बहुत ज्यादा नुकसान उठाने के बाद हाथ लगा है। ये इतना आसानी से नहीं आया। ऐसा नहीं आया कि एक साथ ये उद्देश्य हमें समझ में आ गया हो कि भाई ये हमारा उद्देश्य, इस पर काम शुरू हो गया। बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत दिमाग लगाना पड़ा, बहुत जूते खाने पड़े, तब ये समझ में आया कि भाई मामला कुछ और है। मामला वो नहीं है जो संगठन दिखा रहे हैं, मामला वो भी नहीं है जो राजनीतिक पार्टियां दिखा रही हैं, मामला वो भी नहीं है जो धर्मगुरु, संत गुरु और मत गुरु दिखा रहे हैं, मामला वो भी नहीं है जो सरकारी कर्मचारी में जो सरकारी कर्मचारी नौकरी पाके दिखा रहे हैं, मामला वो भी नहीं है जो घरों के अंदर कोई मान्यता मानता है या कोई आडंबर में या परंपरा में फंसा हुआ है, वो भी नहीं है। मामला कुछ और है, और मामला है इकट्ठे होने का। इकट्ठे होने का मामला है। और बहुत बारीकी से अध्ययन करने के बाद ये समझ में आया कि भाई सारे काम करने देगा तो मैं तुम्हारा जो अधिकार खा रहा है, पर तुमको इकट्ठा नहीं होने देगा। वो तुम्हारा पपैया उठा के ले जाएगा, वो तुम्हारा जब भी तुम पेड़ लगाओगे तुम्हारा पेड़ तोड़ के ले जाएगा, या तुम्हारे आदमी से तोड़वा के ले जाएगा, वो तुम्हारा पेड़ नहीं बनने देगा। ये समझ में आ गया। और जब ये समझ में आ गया तो फिर जिद कर ली कि भाई पुराना समर्थन था, कोई हम कोई टूटे फटे लोग तो ऐसे हैं नहीं, आज की डेट में हैं जो भी है, तो पुराने तो हम राजा रहे हैं, और पुराने हम बहुत बड़े सांघिक और संघी रहे हैं। वो खून में कहीं दौड़ रहा होगा, वो खून में कहीं आ रहा होगा।
तो खून में दौड़ रहा है, इसलिए संघ समझ में आ जाता है। पर क्या है, मिक्सिंग बहुत हो गई है, राजनीति घुस गई खून के अंदर, संगठन घुस गए, पद पोस्ट मंचमाला घुस गए, इतनी सारी जो बीमारियां हैं वो घुस गई, चंदा घुस गया। अच्छा, कोई कुछ भी संगठन को तोड़ फोड़ के चला जाए, कोई संघात नहीं, कोई उस पर जुर्माना नहीं, कोई परेशान नहीं, मस्त होकर घूमता है आदमी। कहीं कुछ भी करे, सामाजिक अपराध, उसकी कोई कोई सजा नहीं है, सामाजिक अपराध की सबकी माफी, सब चलता है। ये सारी बीमारियां घुस गई, उसकी वजह से भूल गए कि हम संघी भी हैं, तो संघी का पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है। ये सारी चीजें यहाँ चल रही हैं, ये सारी कवायदें हम रोज बताते हैं, रोज बात करते हैं, और इसी पे बात करते हैं, इस पे इसलिए बात करते हैं क्योंकि इसी को दिमाग में बैठाना है। और जिनके दिमाग में बैठ गई है, अगर वो थोड़ी बहुत हिलती भी है तो उसको जमाना है, जमाए रखो भाई इसको। इसलिए बार बार इसको बताते हैं, रिपीट करते हैं। रिपीटिशन याद करने की सबसे अच्छी दवाई है। कोई चीज समझ में ना आती हो तो रिपीट करते रहो, तो अपने आप वो पारंगत हो जाता है। तो रिपीटिशन मेड मैन परफेक्ट। जो रिपीटिशन है वो आदमी को परफेक्ट बना देता है। तो सारी बातें बताने के बाद, सारी बातें समझाने के बाद में सवाल आते हैं, जवाब आते हैं, सवाल आते हैं, जवाब आते हैं। यही काम है हमारा। सवाल आते हैं, जवाब देते हैं, सवाल आते हैं, जवाब देते हैं, सवाल आते हैं, जवाब देते हैं। और इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं, क्योंकि हम पहचान बता रहे हैं। पहचान, अपने आप को पहचानो, कौन हो। ये मत पहचानो कि क्या प्राप्त करना है, उसमें टाइम लगेगा। आम का पेड़ होने में टाइम लगेगा, इतनी जल्दी आम नहीं आने वाले। पेशेंस रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उस पौधे की रक्षा करनी पड़ेगी, बाढ़ लगानी पड़ेगी, खाद देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, तब आम आएंगे। पर आम का पेड़ है तो आम आएंगे, ये गारंटी है। पर बरुआ लगाओ, पपैया लगाओ, और चार पत्ते आए और रात भर ख्वाब लो कि आम से लदा हुआ सुबह को पेड़ मिलेगा, ऐसा नहीं होता दुनिया में कहीं भी। 120 करोड़ समन हैं, घुटने चल जाएंगे, उम्रें बीत जाएंगी, बूढ़े हो जाएंगे, साल लगेंगे बहुत, तब जाके सबको आइडेंटिटी बता पाओगे। जब दिन रात लगोगे तो। इतना मुश्किल काम है और इतना आसान भी है। और जैसे जैसे आइडेंटिटी बताते जाओगे, वैसे वैसे बहुत सारे खरपतवार भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई आसानी से आइडेंटिटी बताने देगा, और कोई बाहर से नहीं आने वाला है। जितने भी खरपतवार उगेंगे वो सब घर में उगेंगे। उनको भी देखना है, उनको भी छीलना है, उनको भी काटना है, उनको भी उखाड़ना है। वो जो राग द्वेष मोह मूर्ता की बीमारियां आती हैं, वो जो मन के अंदर नई नई चीजें आती हैं, उनसे भी लड़ना है। तो बहुत टाइम लगेगा। और खरपतवार जितना ज्यादा आएगा, एनर्जी उखाड़ने में उतनी ज्यादा जाएगी। कम से कम खरपतवार दोगे तो फिर जल्दी पेड़ बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि भाई, जितने सवाल पूछने एक बार में पूछ लो, और पूछ के खत्म करो। फिर सवाल नहीं रहना चाहिए, फिर विश्वास करो। विश्वास नहीं है तो सवाल करो, और अगर विश्वास है तो फिर सवाल बंद करो, फिर दूसरों के सवाल आने दो। अगर खुद के सवाल आते रहेंगे, कहोगे हम यकीन भी करते हैं और सवाल भी आते हैं, फिर यकीन अधूरा है। उसका अधूरे यकीन का कोई फायदा नहीं, नुकसान ज्यादा है। मन अधूरा रहता है, इधर उधर रहता है, डावाडोल होता है, संशय में फंसता है, सेहत भी खराब करता है, मन भी खराब करता है, उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए संशय करो तो पूरा करो, और जब दूर हो जाए तो फिर उसको दूर होकर पूरी तरह से यकीन करो। अधर्म में मत लटको। अगर अधर्म में लटकोगे तो सेहत खराब हो जाएगी, मन खराब हो जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा, परेशानी होगी। ये चलेगा। यहां पूरी दुनिया के अंदर जो नियम चलता है, वो नियम चलता है जीतने का। तो जीतना में हमेशा दो पक्ष होते हैं। कई बार तीन भी होते हैं, कई बार चार भी होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, पर कम से कम दो पक्ष होते हैं। एक अधिकार लेने वाला, और एक अधिकारों का, जिसके अधिकारों का हनन हुआ हो, जिसको अधिकार ना मिले हो वो। कैसा भी अधिकार हो सकता है। पैसे का पैसे का अधिकार हो सकता है, जमीन का अधिकार हो सकता है, भोजन का अधिकार हो सकता है, एजुकेशन का अधिकार हो सकता है, बोलने का अधिकार हो सकता है, पहचान का अधिकार हो सकता है। बहुत सारे अधिकार हैं। तो एक अधिकार जो आपका लेके जा रहा है वो, और एक जिसके अधिकार हनन हो रहे हैं वो। कम से कम दो तरह के लोग होंगे। पूरी दुनिया का नियम है, पूरी दुनिया के देशों का नियम है, पूरी दुनिया के मोहल्लों का, घरों का, शहरों का, देशों का, कॉन्टिनेंट्स का,
सबका नियम है, यूनिवर्सल नियम है कि अगर आपके अधिकार किसी ने लिए हैं तो आप जानवर भी हैं तो भी कम से कम दो होंगे, एक जो अधिकार आपके लेके जा रहा है और एक अधिकार जिसके जा रहे हैं। तो अधिकारों को लेने के लिए एक सेंटेंस चलता है भारत में, अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, अधिकार छीनने पड़ते हैं। कोई भी आदमी प्यार मोहब्बत से अधिकार नहीं देता। ऐसा सेंटेंस हमारे कानों में लगातार लगातार आता है, सभी ने सुना होगा। मांगने से अधिकार नहीं मिलते, छीनने पड़ते हैं। और बहुत जोर से लोग माइक पे ऐसा बोलते हैं। लड़ना पड़ता है, अधिकारों के लिए युद्ध करना पड़ता है, अधिकारों के लिए कई बार खून बहाना पड़ता है, कई बार बलिदान देने पड़ते हैं, ऐसे अधिकार नहीं मिलते। उदाहरण देते हैं लोग, देश गुलाम था, उसको आजाद कराने के लिए कितना खून बहा, कितना आजादी, कितने ज्यादा लोग लगे, जेलों में गए, पिटे मरे। ऐसा एग्जाम्पल देते हैं कि अधिकार लिया अपने देश का वापस, तो कितना सारा काम हुआ, कितना टाइम लगा, कितने लोगों की मूवमेंट बनी, राष्ट्रीय मूवमेंट बनी, राष्ट्रीय मूवमेंट बनाई गई, तो जाके ये देश स्वतंत्र होने के लिए तैयार हुआ, ऐसा बताते हैं लोग। तो लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं दूसरे पक्ष से जो आपके अधिकार लेके जा रहा है। और लड़ाइयां अगर लड़ोगे तो चोट लगेगी, नुकसान होगा, हत्याएं भी हो सकती हैं, जान भी जा सकती है, किसी भी पक्ष की जा सकती है, लड़ने वाले की, लड़ाने वाले की, किसी की भी। ये जो तरीका है, ये तरीका समणों का नहीं है, ये दुनिया का हो सकता है। बारबेरियन सभ्यता के बारे में सब जानते हैं, कितनी लड़ाकू है, और भी बहुत सारी सभ्यताएं जिनमें लड़ाके हैं, आज भी उनमें लोग लड़ते हैं आपस में। पर भारत में समणों के इतिहास में मनुष्य का मनुष्य के साथ युद्ध प्रैक्टिस के लिए, जंगल में जानवर लड़ने के लिए मल्ल युद्ध टाइप का हो सकता है, मौखिक युद्ध हो सकता है, पर खूनी युद्ध नहीं है कहीं भी। कुश्ती हो सकती है, दंगल हो सकता है, पर खूनी युद्ध नहीं है, एक दूसरे की जान नहीं देते, कोई इतिहास नहीं है। तो यहाँ का जो इतिहास है लड़ने का, वो बड़ा मजेदार है, क्योंकि लड़ना तो है यहाँ भी। जिन्होंने हमारे पहले सारे अधिकार हमारे पास थे और भी लोग लड़े, वो तो छल कपट से लड़के ले गए। पर समणों का जो इतिहास है लड़ने का, वो इतना गजब का है, इतना प्यारा है, इतना बढ़िया है कि अगर वो समझ में आ जाए तो बात बहुत जल्दी बन सकती है। जीतने के लिए लड़ना जरूरी है ऐसा दुनिया कहती है, पर समण कहते हैं जीतने के लिए इकट्ठा होना जरूरी है। कितना आसान है, लड़ना नहीं है, डंडी नहीं उठानी, बंदूक नहीं उठानी, चाकू नहीं उठाना, गाली नहीं देनी, इकट्ठे होने मात्र से जीत रहे हो। कितना आसान है। एक रुपया खर्च नहीं करना, एक गोली खर्च नहीं करनी, एक तलवार नहीं चलानी, एक गाली नहीं बकनी, किसी को अपशब्द नहीं कहना। और उससे भी ज्यादा खूबसूरत बात है कि किसी को दुश्मन घोषित करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लड़ोगे तो जिससे लड़ोगे उसको पहले दुश्मन घोषित करोगे, तभी तो लड़ोगे। दोस्त से कौन लड़ता है? तो दुश्मनी तो एक बार घोषित कर दी तो पूरी जिंदगी चलेगी। दो दुश्मन का नाम लेना पड़ेगा, दुश्मन को बताना पड़ेगा ये हमारा दुश्मन है, ये ऐसा किया वैसा किया। पर यहां तो जो जिससे लड़ना है या जिससे अधिकार लेने हैं आपको, उसके नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, आप इकट्ठे मात्र होना है, अधिकार आपके घर आएंगे, घर। अब ये जो इकट्ठे करने का जो काम है, इकट्ठे होने का काम है, इसमें समस्याएं आती हैं। और मजेदार बात यह है कि इसमें जो समस्याएं आ रही हैं वो बाहर से नहीं आ रही। यानी जो हमारे अधिकार लेके जा चुके हैं, या हमारे अधिकारों का मजा कर रहे हैं, या हमारा पैसा ले गए, या हमारी जमीन ले गए, या हमारी जायदाद ले गए, वो परेशान नहीं कर रहे, वो नहीं रोक रहे, वो नहीं आ रहे कि भाई आप इकट्ठे मत होना या आपको नहीं इकट्ठा होने दी जाएगा, वो नहीं कर रहे कोशिश। वो तो ये देख रहे हैं कि अभी हमें कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है। वो सिर्फ एक सब्जेक्ट देते हैं, एक एजेंडा देते हैं, और हमारे लोग उस एजेंडे को लेके आपस में उलझ जाते हैं, आपस में ही लड़ जाते हैं, आपस में एक दूसरे से बिखर जाते हैं, एक दूसरे के पपैया को, एक दूसरे के पौधे को उखाड़ना शुरू कर देते हैं आपस में ही। वो समस्या चल रही है बहुत दिनों से, 76 साल से, 100 साल से, 200 साल से वो समस्या चल रही है। उस समस्या का समाधान करने की तो बात छोड़ो, उस समस्या को आइडेंटिफाई करने की किसी ने सोच भी नहीं रखी है। मतलब इतनी सिंपल सी छोटी सी बात है, कोई समस्या नहीं है, खाली है कि हमको सबको इकट्ठा होना है। इस बात को सोच भी नहीं रहा है कोई, कहने की तो बात बहुत दूर की है। कोई इस पे काम नहीं कर रहा है, कोई इसको बोलता नहीं है, कोई इसको कहता नहीं है। कारण, कहेगा किससे? दूसरों को गाली देना मंच से आसान है, बहुत आसान है।
आप पूरे दिन बबड़ बबड़ करके गालियां बकते रहो, तालियां तालियां बजती रहेंगी, कहेंगे देखो कितना बड़ा मिशनरी आदमी है, सीधा चैलेंज कर रहा है, सीधा बमड़ों को गाली बक रहा है, कैसे दुश्मन दुश्मन कर रहा है, अरे बहुत बढ़िया आदमी है, ये लड़ेगा, इसको दो पैसा, इसके साथ खड़े हो जाओ। तो दूसरों को गाली देना और वाहवाही लेना और अपने आप को दलेर दिखाना और अपने आप को बड़ा मिशनरी दिखाना, ये चलन पूरे भारत में है, पूरे भारत में। कई लोग दिल्ली में ऐसे गाली बक बक के दूसरों को नेता बन के चले गए, कोई समाजवादी पार्टी में, कोई कांग्रेस में, कोई भी इसमें, कोई उसमें चले गए, क्योंकि वो मंचों से गाली बकते हैं नेताओं को जिनके पास सत्ता है, जो वमन है। और हमारे लोग कहते हैं कितना शानदार, कितना दिलेर आदमी, देखो मुंह पे गाली बक रहा है, कोई कुछ कर सकता है इसका क्या? और वो अपना उल्लू सीधा करके निकल जाते हैं। दुश्मनों को या दूसरे लोगों को या जिन्होंने अधिकार दबाए हैं उनको गाली देना सबसे आसान है, और वो जो गाली खाते हैं वो बड़े खुश रहते हैं। हमारी बात कर रहा है ना, हमारी तारीफ कर रहा है ना, हमारी गुणगान कर रहा है ना, बेशक गाली देके कर रहा है, पर कह रहा है कि देखो हमने सब कुछ ले गए, हम इतने काबिल हैं, वो खुश होते हैं। सबसे मुश्किल काम है अपने लोगों को गाली देना। सबसे मुश्किल काम है अपने लोगों को यह कहना कि तुम्हारी वजह से दिक्कत है। सबसे मुश्किल काम है अपने संगठनों को झकझोरना। सबसे मुश्किल काम है अपने संगठनों के श्रमण नेताओं को आंख में आंख मिला के उनको कहना कि तुम हो गद्दार, ये कहना। अपने सारे संतों को ये कहना कि तुम संतों की कोई वाणी वाणी नहीं बोल रहे हो, तुम सब अलग अलग हो, तुम समाज को तोड़ रहे हो, ये कहना मुश्किल काम है। इसे नहीं कहते हमारे लोग, इसे कहेंगे तो उनका बच्चों की शादी में दिक्कत आएगी, उनको समाज में कहेंगे अरे ये तो अपने लोगों को गाली बकता है, ठीक आदमी नहीं है, ये तो हमेशा ऐसे ही बोलता है, ये ठीक नहीं है। लोग उससे कटेंगे, मंचों पर नहीं बुलाएंगे, उसका सत्कार नहीं करेंगे, उसका स्वागत नहीं करेंगे, उसको गालियां बकेंगे, पिटाई भी कर देंगे, जान से मारने की भी कोशिश हो सकती है, क्योंकि उनकी दुकानें बंद होंगी, क्योंकि लोगों को जागरूकता आएगी, क्योंकि लोगों को पता चलेगा कि दुश्मन कहाँ है, कौन दुश्मन है, कहाँ बैठा हुआ है, हम मात कहाँ से खा रहे हैं, इकट्ठा कौन नहीं हो रहा है, कौन नहीं इकट्ठा होने दे रहा है, बिना इकट्ठे हुए कैसे बात बनेगी। ये बात समझाने में जैसे जैसे समझ में आएगा वैसे वैसे चंदा बंद हो जाएगा, तो उन लोगों को परेशानी होती है। इसमें है बहादुरी कि आप अपने लोगों को झकझोरो हिला हिला के, तुम कर क्या रहे हो, तुमने क्या कर दिया, तुमने हमारे कितने टुकड़े कर दिए, तुमने हमारा क्या बना दिया, तुमने हमें इतने एक दूसरे का दुश्मन कर दिया, पार्टियों के नाम पे तुम एक दूसरे के जन्मजात दुश्मन हो गए, संगठनों के नाम पे तुम एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते, संगठनों के नाम पे तुम एक दूसरे को फोन तक भी नहीं करते, अलग अलग संगठन होने के नाम पे तुम कभी एक साथ बैठते भी नहीं हो, जबकि तुम सारे समण हो। इसको झकझोरने की जरूरत है, इसको दिमाग हिलाने की जरूरत है उनकी। ये दिमाग उनका हिलाओगे, उनको झकझोरोगे, उनको उनको आईना दिखाओगे, तो वो बुरा भला तो कहेंगे, क्योंकि बड़ा बुरा लगता है किसी आदमी को, किसी आदमी ने 40 साल बाबा साहब बुद्ध के नाम पे काम किया हो, कबीर साहब के नाम पे किया हो, रविदास जी के नाम पे काम किया हो, वाल्मीकि के नाम पे काम किया हो, और उसको यूं कह दो यार तू 40-50 साल से कर क्या रहा है, तोड़ रहा है लोगों को, जोड़ थोड़ी रहा है तू। पता कहाँ जुड़े लोग, 40-50 साल में तो बहुत जुड़ जाने चाहिए थे, जुड़े क्यों नहीं, और ये सारे लोग जुड़ क्यों नहीं रहे हैं। तो उसको बुरा लगता है, हमने तो पूरी जिंदगी तन मन धन से सेवा करने में लगाई और हमको यूं कह दिया कि तूने करा क्या, जिंदगी में नुकसान और कर दिया। पूरी जिंदगी जिस आदमी ने आम के पत्ते तोड़ के जमीन पर डाल दिए, उसको ये करे यार तूने क्या किया, अब तो एक भी आम नहीं आएगा, सारे पत्ते तोड़ दिए तूने, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो उसको बुरा लगता है, वो तो बेचारा मेहनत कर रहा है पर उसे पता ही नहीं कि कर क्या रहा है, करके नहीं। तो इसको बताने का काम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये काम समन संघ कर रहा है, ये काम समन संघ ही कर रहे हैं। जब सामने वाले आपको आपकी इस बात को बताने पे आपको शाबाशी देने की बजाय गालियां देना शुरू करें, जब आपको परेशान करना शुरू करें, जब आपकी बदनामी शुरू करें, समझ लेना काम अच्छा हो रहा है। जो मैसेज देना चाह रहे हो वो मैसेज पहुंच रहा है, वो मैसेज वहां तक पहुंच रहा है, तभी उसका रिएक्शन आ रहा है, तभी बात बन रही है। ये काम अगर बहुत पहले हो जाता, ये काम 40-50 साल पहले हो जाता, तो आज हमको अच्छे दिन मिल जाते देखने के लिए। आज हमारी पूरे भारत में एक अच्छी, एक जो यूनिफॉर्मिटी जिसको कहते हैं कि एक छत के नीचे आना, वो काम हो जाता हमारा। और उस काम से ये फायदा होता कि जो संघी चाहते, जो संघ चाहता वो करा लेता, जैसे चाहता वैसे करा लेता, पर हो नहीं रहा है, वो बात बन नहीं रही है। बात बन नहीं रही है इसलिए बात खराब हो रही है। बात खराब हो रही है तो मायूसी आ रही है, क्योंकि आम का पपैया अभी लगा है, 4 पत्ते उसमें आए हैं और आम चाहिए अभी, आम अभी नहीं आ सकता, तो मायूसी आती है, अरे आम क्यों नहीं आ रहा। ये साहब काशीराम जी के साथ भी हुआ था। साहब काशीराम जी
बाम सेव को फैला रहे थे, चल रहे थे। पर कुछ साथियों ने कुछ सोचा, जब उन्होंने राजनीतिक पार्टी का डिक्लेरेशन किया तो उनको लगा कि भाई ये तो गलत काम कर दिया, तो बाम सेव से उनको निकाल दिया। बाम सेव से वो निकल गए। बाम सेव का फिर उन्होंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं बाम सेव को। बाम सेव फिर उसके बाद में लगातार 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 बिखरती चली गई। उन्होंने लोगों का भरोसा ना टूटे इसलिए राजनीति की तरफ कदम बढ़ाया, क्योंकि लोगों को आम चाहिए खाने के लिए। तो छोटे पेड़ पे ही उन्होंने सही के भी दो चार आम लगेंगे, इनको यकीन तो हो जाएगा कि इस पेड़ पे आम लगते हैं। तब इतनी ज्यादा मजबूती नहीं थी, पर उन्होंने राजनीति में कदम रखा कि भाई लोग बिखर जाएंगे अगर लोग जल्दबाजी में हैं, अगर कुछ नहीं मिला, कुछ भरोसा नहीं हुआ इनको, तो इकट्ठे नहीं होंगे दोबारा, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ चाहिए, सबको कुछ ना कुछ चाहिए, कोई परिणाम चाहिए। तो जल्दबाजी में जो भी उन्होंने किया उस समय के हिसाब से, उस पर जो फल लगा एक आध, उससे बस इतना यकीन हुआ कि भाई फल भी आ सकता है। पर वो फल राजनीतिक पार्टी से नहीं आया। कोई ये कहे कि राजनीतिक पार्टी की वजह से वहां कोई एमपी एमएलए बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, ना। अगर राजनीतिक पार्टी की वजह से बनता होता तो साहब काशीराम जी राजनीतिक पार्टी ही शुरू करते, DS4 या बाम सिर्फ शुरू नहीं करते। वॉइस जो थी वो बाम सेफ ने पूरी की, पैसा दिया बाम सेफ ने, पूरे देश में सरकारी कर्मचारियों ने इकट्ठे होकर बाम सेफ को बनाया। बाम सेफ से जो ख्याति मिली, बाम सेफ से जो प्रचार मिला, बाम सेफ से जो नाम मिला, बाम सेफ से जो भरोसा मिला, एक तरह से उसको संघ कह सकते हैं छोटा सा, उससे जो भरोसा मिला, उस भरोसे की गारंटी पे लोगों ने साहब काशीराम जी पे भरोसा किया। और उन्होंने जिस जिसको भी जहां जहां पद दिया, लोग उनके साथ में लग गए। बाम सेफ वाले भी वोट देते थे, वही कहाँ कोई दूसरी जगह देते थे, बेशक उनका कुछ मामला अलग था, पर वोट तो देते ही थे। तो वो काम वहां हुआ, पर उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि जड़ कट गई। जो बिखराव था बाम सेफ में, वो बाम सेफ जो नॉन रजिस्ट्रेशनल थी, नॉन पॉलिटिकल थी और नॉन रिलीजियस थी, वो बाद में जाके रिलीजियस भी हो गई, वो पॉलिटिकल भी हो गई और वो एजुकेशनल भी हो गई। और वो सारे लोग सारे काम करते हैं, और जितने टुकड़े टूटते जाते हैं वो सारे काम सारे करते हैं। एक तरह से आप ये समझ लो कि बाजार के अंदर परचूने की बहुत सारी दुकान हो गई, किसी पे भी चले जाओ, उनका धंधा हो गया। टिकट दो, राजनीति में उतरो, हारना जीतना बात की बात है, पर कुछ ना कुछ जो भी कुछ होता है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो उससे परमानेंट बेनिफिट नहीं हुआ और हो नहीं सकता। परमानेंट बेनिफिट होगा जब जब सारे लोग किसी सूत्र में बंधेंगे, तब फायदा होगा, तब इसका बेनिफिट होगा। और सारे लोगों को एक सूत्र में बांधने का जो काम है, भारत में समण संघ के अलावा कोई करता नहीं। सभी लोगों के छोटे छोटे टारगेट हैं जो करते हैं, पर समन संघ का कोई टारगेट नहीं है। समन संघ सिर्फ अब पहचान देता है। समन संघ का जो पुराना टारगेट है, जो उद्देश्य है अपनी पहचान देने का, उसी पे चलता है। आप कौन हो, आपकी पहचान क्या है, इसको झकझोरता है। ये संगठन वालों से भी कहता है, अरे भाई तुम जो ये पहचान लेके घूम रहे हो, ये पहचान परमानेंट नहीं है। हमको वो बताओ जो सभ्यता की पहचान है, जो नाम सभ्यता से आया है। तुम्हारी सभ्यता क्या है, ये सवाल पूछते हैं हम। वो आदमी बौखला जाता है, देखता है जी सभ्यता क्या है, ये क्या नया सवाल पूछ दिया। 76 साल में आज तक हमसे किसी ने पूछा नहीं कि तुम्हारी सभ्यता क्या है, तुम क्या सवाल ले आए। हम बुद्धिजीवियों से पूछते हैं, तुम्हारी सभ्यता का नाम क्या है, सिविलाइजेशन का नाम बताओ। तो गए सिंधु घाटी, और सिंधु घाटी की बात छोड़ो, वो तो सिंध में है, वहां के लोगों की पहचान का नाम सिंध में है। उनको सिंधी बोलते हैं, वो सिद्धू बोलते हैं उनको, वो सिद्धू सिद्धि सिंधी वहां की पहचान है। वो नाम कोई बिगड़ा नहीं है, वो सिंध से हिंद नहीं बना है कहीं भी। जो लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सिंध से हिंद बना होता तो तमिल वाले और केरल वाले और ये वाले तो बौखला गए होते। ऐसा नहीं हुआ कहीं भी। सिंध से सिंधी बना है, उसे सिंधी है, उसे सिंधु है, उसे सिंध प्रांत भी बना हुआ है, वो सभ्यता वहां है। आपकी सभ्यता का नाम क्या है, तो बता नहीं पाते। बहुत सारे तो समझ नहीं पाते कि हमारी कोई सभ्यता भी है। मतलब ये यकीनी नहीं है कि हम सभ्य लोग हैं, यानी सभ्यता वाले लोग हैं। अरे हमारी तो सभ्यता है, हम ही तो सभ्य हैं, बाकी तो असभ्य हैं। असभ्य और सभ्य में क्या अंतर है? जिसके पास सभ्यता है वो सभ्य है, और जिसके पास सभ्यता नहीं है वो असभ्य है। सभ्यता का मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत शालीन हैं, नियम मानने वाले हैं, चम्मच से उठा के सूप पीते हैं, आपने टेबल पे प्लेट रखी और रुमाल अपने ऊपर रखा और फिर एक हाथ में फोक लिया और एक हाथ में चम्मच ली, और आप आमलेट को काट काट के खा रहे हैं, तो आप सभ्य हो गए, और जो उंगली से उठा खा रहा है वो असभ्य हो गए। ये मतलब नहीं है। ये तो छुरी कांटे अब आए जब अंग्रेज आए,
हम कौन सा इसमें रहते थे, ये कोट पैंट तो अब आए, ये कोट पैंट वाले को नहीं कहते सभ्य, ये टाई लगाने वाले को सभ्य नहीं कहते हैं। वो जो अंगोछा पहनता था वो है सभ्य। वो जो मजदूर, जो आज की डेट में मजदूर बना दिया और जिसको आप श्रमण श्रमण करते हो, श्रम श्रम, वो है सभ्य। वो जो खेतों में लोग काम कर रहे हैं वो है सभ्य, क्योंकि उनकी सभ्यता है। और वो लोग जो सभ्यता नहीं रखते, जिनको हम माइग्रेटेड बोलते हैं, वो असभ्य लोग हैं। वो है असभ्य लोग, वो समण सभ्यता के लोग नहीं है। वो समण सभ्यता के, वो समण सभ्यता के असभ्य लोग हैं, यानी समण सभ्यता से आते नहीं है वो लोग, असभ्य हैं, उनके पास कोई सभ्यता नहीं है। तो सभ्यता का नाम पूछते हैं। भाई अगर रह रहे हो यहाँ भारत में, आपके एंसेस्टर्स रह रहे हैं, हजारों सालों से रह रहे हैं, हवा में तो पैदा हो नहीं गए, आपका कुछ नाम है, तो आपके कोई ना कोई पिताजी होंगे, माताजी होंगी। और अगर आपके माताजी पिताजी हैं तो उनकी कोई माताजी पिताजी होंगी, तो उनकी कोई माताजी पिताजी होंगी, तो उनकी कोई माताजी पिताजी होंगी। अरे कहीं से तो बन के आ रहे होगे, कोई तो चैन चल रही होगी, कोई तो लाइनें जा रही होगी, कोई तो गोद तो होगा। याद ना हो भले ही, पर ये तो सब मान्य है कि बहुत लंबी चैन से चले आ रहे हो, भारत में रह रहे हो, तभी तो भारत की भाषा, भारत का खान पान, रहन सहन, बोल चाल, जगह, सब कुछ खून में रमे हुए हैं। जो माँ बाप से मिलते हैं उसी को तो सभ्यता कहते हैं। जो लोग बाहर से आते हैं उनकी सभ्यता नहीं होती, उनकी कॉलोनी होती है, वो वम होते हैं, उल्टे होते हैं। तो सभ्य लोग हम हैं, तो हम ही सभ्यता वाले लोग हैं। और हमारी सभ्यता का नाम हम पूछते हैं, बताओ क्या है क्या नहीं। अच्छे अच्छे विद्वान, अच्छे अच्छे बोल रहा हूँ, अच्छे 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 विद्वान, जिनको पीएचडी, डीलिट, प्रोफेसर, और वो क्या बोलते हैं, डॉक्टरेट, और जो किताबें लिखते हैं और जो लेक्चर देते हैं, गेस्ट स्पीकर होते हैं और जो दुनिया में लेक्चर देने जाते हैं, उन्हें भी नहीं पता भारत में हमारी सभ्यता का नाम क्या है। और हो सकता है उनको पता हो, वो बताना नहीं चाहते, वो नहीं बताना चाहते। ये जो सभ्यता का नाम है वही नाम हमारा है, हमारी सभ्यता और हमारा नाम, हमारी समण सभ्यता और हम समण, ये कॉम्बिनेशन है, ये डेडली कॉम्बिनेशन है। ये जो मूल निवासी लोग हमारे कहते हैं ना, मूल निवासी हैं, मूल निवासी, मूल निवासी हैं, वो मूल निवासी की सुई वहीं अटक गई उनकी। वो सिंधु घाट, वो इंडस सिविलाइजेशन का नाम लेते हैं, किताबों में पढ़ लेते हैं ना, वहां कई सारे पढ़े हुए लोग ज्यादा हैं जो विचार विमर्श करते हैं, और जब लेक्चर देते हैं अपने उसमें तो मोटी मोटी किताबों का रेफरेंस देते हैं, दूसरों की किताबों का रेफरेंस देते हैं। पर उनसे पूछ लो भाई सभ्यता का नाम क्या है, तो बता नहीं पाते। उनसे पूछ लो समण क्या है, तो अब तो बौखला जाते हैं, वो कहते हैं यार हमारे हाथ से निकल गया समण शब्द, हमको लेना चाहिए था। ये कहाँ बाबलो लोगों के हाथ में पड़ गया, ये कहाँ ये परिहार फरियार जैसे लोग आगे ये समण समण करते रहते हैं। यार तो हमारा कॉपीराइट था, हम इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, हमें नहीं मिला, तो विरोधी कर लो। मतलब चर्चा नहीं करेंगे, इसका अनुमोदन नहीं करेंगे तो विरोधी कर लो। तो विरोध में भी अच्छा है, विरोध करेंगे तो भी पड़ेगा। हमारा मकसद है कि जो भी चीज जैसे भी करो उसमें समझ लेना चाहिए, समर्थन हो या विरोध हो हमारा ही, मानो या ना मानो, पर हो समण की बात, समण की बात होनी चाहिए। ये तरीका है, ये दुनिया का स्टैंडर्ड तरीका है। आपके प्रचार में बात आपकी होनी चाहिए, किसी और की नहीं होनी चाहिए। हमारे पोर्टल पे समण की बात होनी चाहिए। आओ लड़ो हमसे खूब, हमको कह के जाओ कि हम समण नहीं है, हमको खूब गालियां बकोगे, कहां से लेके आए, खूब सिद्ध करोगे समण ऐसा नहीं वैसा नहीं, पर करो बात समण की, यही बात चलेगी और कोई बात चलेगी नहीं, क्योंकि इसी में हमारा उद्धार है और इसी से जीतेंगे हम। हमको तुम्हारा जात नहीं चाहिए, वो जो तुम जात का पहचान बताते हो उसे अपने घर में रखो, और बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल करना हो तो जब एमपी एमएलए बनो तो वहां सर्टिफिकेट लगा देना, क्योंकि 131 सीट है। जब किसी टेक्निकल कोर्स में एडमिशन लेने जाओ तो वहां इस कागज को लगा देना, क्योंकि वहां सीट हमारी रिजर्व है, वो हमारा राइट लेना है। कहीं नौकरी मिले तो उसमें लगा देना, या कहीं सरकार से कोई छोटी मोटी सुविधाएं मिलती हो, कागज पूछा जाए तो बता देना। इसके अलावा क्या उपयोग है उसका, क्या माथे पे चिपका घूमते हो? अरे लिखा हुआ फाइल में दबा के रखो उसको। वो आपके किसी पुराने आदमी के काम का नाम है, और पता नहीं है भी या नहीं है, मेरे को तो सब झूठा ही लगता है, क्योंकि राजा लोग रहे हैं और नाम ऐसे से पकड़ा दिए हैं। सारे उम्र यही काम करते रहे क्या? मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे जो दादा थे उनके जो पिताजी का नाम हुलासी था, हम जमींदार हुआ करते थे, हमारे खेत थे, हमारे खलियान थे, वहां से हमको भगा दिया होगा किसी समय, तो हम शहर में आ गए। शहर में भी हमने खेत वेत करे, हमने व्यापार किया, दुकान की हमने। अब हमको किसी ने व्यापारी तो कहा नहीं, हमको किसी ने दुकानदार तो कहा नहीं, हमको किसी ने किसान तो कहा नहीं। वो सर्टिफिकेट पर जो नाम लिख दिया, वो शेड्यूल कास्ट वाला नाम पकड़ा दिया हमको कि ये ले जाओ और जाके नौकरी वोकरी ले लो और पढ़ाई वढ़ाई कर लो। वो हमारा राइट है, वो हमें लेना चाहिए, उसके लिए कोई अफसोस नहीं है, कोई बात नहीं है, पर उसको माथे पे चिपकाने की जरूरत थोड़ी है। माथे पे चिपकाओ समण, और कागज रखो जिससे फायदा होता हो। ये पैसे वाला कागज नहीं बताना है। ये जो पेशे लिखे हुए हैं, ये जो रोजगार लिखे हुए हैं कागजों पे, कि कुम्हार है, ये लोहार है, ये सुनार है, ये कागज वहीं रखो बंद करके फाइल में। इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, इसको इस्तेमाल करने की जरूरत है।
जब इस्तेमाल करना हो तो डंडे के साथ इस्तेमाल करो, हमारा राइट है, हमारे बाबा साहब ने दिया है, हमारे समण ने दिया है, हमारे महासमण ने दिया है। पर माथे पे लिख के बताओ जब घूमो कि कौन हो, तो समण हो, समण। तो समण कौन होते हैं? कि समण वो होते हैं जो पूरे भारत को चलाते हैं, समण विद्वान होते हैं, और याचक नहीं होते, भिकमंगे नहीं होते, माइग्रेटेड नहीं होते, बाहर से नहीं आते, यहीं के लोग हैं समण। कितनी ऊंची ऊंची पहचान है, इसी देश के लोग हैं, देने वाले हैं, देवता हैं, देवी हैं, काम करने वाले लोग हैं, राज चलाने वाले लोग हैं, गुरु हैं, बुद्ध जैसे जैन जैसे गुरु हैं, महागुरु हैं, पढ़ाने वाले हैं, जीवक जैसे डॉक्टर हैं, बुद्ध जैसे क्या बोलते हैं दुनिया के नंबर 1 गुरु हैं, बृहद उसके मौर्य जैसे राजा हैं, चंद्रगुप्त जैसे, अशोक जैसे महासम्राट हैं। कितनी सारी उपलब्धियां हैं। और अपने माँ बाप को दे देख लो, किसी से कम है क्या? कोई साधारण कपड़े पहनने के बाद में असभ्य थोड़ी हो जाता है। हम तो सभ्य लोग हैं, सभ्यता वाले लोग हैं। तो हम सभ्यता वाले लोग हैं, हमारी सभ्यता का नाम समण है, इसको बताना है, इसको पहचाना है। इसी के लिए जो समण संखार हमारी एक पार्ट है, जो समण संघ का पार्ट है, वो जो समण संखार समिति है वो एक कार्यक्रम लगाती है, वो संत के लिए अनुमोदन कराती है। वो जो सभा बैठी होती है, जो संघ बैठा होता है, उनसे वो अनुमोदन कराती है कि भाई ये समाज में हमारे व्यक्ति हैं, ये संत बनने लायक हैं। अगर आपकी इच्छा हो और आपको लगे कि संत बनने लायक है तो इनको संत हम स्वीकार करते हैं, इनकी अनाउंसमेंट करते हैं। तो 7वें संत बनेंगे दिल्ली में, 7वें, 6 संत बन चुके हैं पहले, 7वें संत बनेंगे 21 तारीख को, संडे को। वैसे अमूमन जहां संत बनते हैं, अगर वो किराए विराए की जगह लेते हैं तो सब अपना अपना पैसा देते हैं, योगदान देते हैं। पर यहाँ खाने की व्यवस्था उन्हीं की तरफ से है जिनका परिवार, जहां से जिस परिवार से वो संत बनने वाले हैं। तो वो परिवार ही उनकी सेवा कर रहा है कि भाई हम हमारे पिताजी संत बनेंगे तो हम संघ दान करेंगे, यानी संघ भोज करेंगे। तो लगभग 1000 से लेके 1200 लोगों का आने का है। तो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के या जो जो आना चाहें, 21 तारीख को रुकने की व्यवस्था है, 30-40 लोगों के रुकने की व्यवस्था है। कुछ सेंटर पर रुक सकते हैं, कुछ विकासपुरी के बुद्ध विहार में रुक सकते हैं, कुछ पश्चिमपुरी के बुद्ध विहार में रुक सकते हैं। कुछ की व्यवस्था वहां भी की गई है, कुछ अपने अपने होटल ले सकते हैं, कुछ रिश्तेदार भी हैं, कुछ एक अनुमा बुद्ध विहार है वहां रुक सकते हैं, कुछ ये रविदास मंदिर है करोल बाग में वहां रुक सकते हैं, एक कमरा खाली है बड़ा इनका तलगरासर का, वहां रुक सकते हैं। रुकने की 200-300 आदमियों की समस्या समाधान हो सकता है। जितने लोग आना चाहें आए, क्योंकि ये संखार है दिल्ली का, पहले संत दिल्ली के बने हैं, राष्ट्रीय संत बनेंगे। तो आप सब लोग अपने अपने परिवार रिश्तेदारों के साथ आए, वहां देखें संत बनने की प्रक्रिया क्या है, संत का आशीर्वाद लें। ये हमारी संस्कृति को, हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को बढ़ाने के लिए पुराना कदम है, पुराना, क्योंकि संतों की परंपरा हमारी परंपरा रही है। संतों की परंपरा वमड़ों में नहीं है, वमड़ों में संत नहीं होते। तो संत परंपरा को दोबारा से आगे बढ़ाने के लिए, और समण संत की विशेषता यह है कि समण संत सारे के सारे सब जगह जा सकते हैं, यानी जितने भी संत हैं, जितने भी मत हैं, उनकी दीवारों को तोड़ते हुए वो कहीं भी जा सकते हैं। चाहे वो कबीर साहब हों, चाहे वो रविदास जी हों, चाहे वो गुरु भाईदास हों, चाहे वो गुरुचांद ठाकुर हों, चाहे वो काशीराम जी वाले लोग हों, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर वाले लोग हों, चाहे बुद्ध वाले लोग हों, उनकी मान्यता सब जगह है, क्योंकि उनके यहाँ कोई भेद नहीं है। समण संतों में कोई भेद नहीं है। वो जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, आराम से बैठेंगे, सुनेंगे, चले आएंगे। इससे भाईचारा बढ़ेगा, इससे संतों में आपस में मिलने का एक रास्ता खुलेगा। उस रास्ते को खोलने के लिए और संतों को सबको मिलाने के लिए और उनके अनुयायियों को मिलाने के लिए समण संखार समिति ये काम कर रही है। तो आप सब लोग इसमें आए और अच्छी अच्छी तैयारी करके आए और वहां लाभ लें जितना भी है। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई हानि हुई हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संतों को वंदन।